हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। आज एचपी सेट पेपर वन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये वही सवाल हैं जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं एंड आगे भी ज़रूर एज इट इज पूछे जा सकते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे। ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएँगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोस अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। तो स्टूडेंट्स कक्षा में जो संचार होता है उसके कुछ फीचर्स यहाँ पे गिवन है। आपको बताना है कि कौन कौन से पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन है गोल ओरिएंटेड, स्टाइल सेंट्रिक, कोलेबोरेटिव, वर्टिकल या फिर नॉन ओरिएंटल। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, देखो स्टूडेंट्स क्लासरूम में आपने भी हमेशा पढ़ाई की है, स्कूल में कॉलेज में। ओके, क्लासरूम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है। अब टीचर अगर 10 स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब जनरल बातचीत करना नहीं है, यहाँ पे नॉलेज को शेयर करना है कम्युनिकेशन का मतलब। ठीक है। टीचर जब स्टूडेंट्स के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं, अपना नॉलेज शेयर करते हैं, उनका एक गोल होता है। टीचर का ये गोल होता है कि वो अपना नॉलेज स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, वो नॉलेज स्टूडेंट्स गेन करें एंड वो सभी क्या हो, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। तो ये है गोल ओरिएंटेड। ओके। दूसरी चीज यहाँ पे आती है वो है कोलेबोरेटिव, यानी कि अगर टीचर सहयोगी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर बोल रहे हैं एंड स्टूडेंट्स उनकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं तो ये कम्युनिकेशन एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्लास में अगर स्टूडेंट्स टीचर की बात अच्छे से सुने एंड टीचर स्टूडेंट्स के लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करवाएं, अपना सिलेबस कवर करवाएं, तो वो चीज आती है कोलेबोरेटिव पॉइंट के अंदर। इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पहली स्टेटमेंट में पूछा गया है इन अ क्लासरूम एवरी टीचर हैज टू परफॉर्म द गेट कीपिंग फंक्शन। क्लासरूम में हर एक टीचर जो है वो गेट कीपिंग का काम जरूर करते हैं, यानी कि गेट कीपिंग का मतलब है कि उनकी नजर हर एक स्टूडेंट पर जरूर होती है, हर एक स्टूडेंट की एक्टिविटी पर जरूर होती है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है एवरी टीचर इन एनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड एक्ट एज द मोरल कस्टोडियन ऑफ स्टूडेंट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इट। ठीक है, यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में टीचर का एक ऐसा रोल भी होता है कि वो स्टूडेंट्स के एक गाइड के रूप में काम करे। अब गाइड का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बताएं कि पेपर को कैसे क्वालिफाई करना है।
उसके अलावा भी वो स्टूडेंट्स को उनके करियर में क्या करना चाहिए, क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ये सब चीज़ें बताने में मदद करते हैं। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू हैं। स्टूडेंट्स इस तरह के ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन से, वो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। वहाँ पे आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं उस हिसाब से आंसर नहीं देना है, आपको जनरली देखना है कि जनरली लोगों को क्या लगता है कि ये क्या इस सिचुएशन में क्या आंसर हो सकता है। तो अगर ऐसा करोगे तो डेफिनिटली आपका आंसर हमेशा तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है मैच द फॉलोइंग से, जिसमें कि एक तरफ कम्युनिकेशन बैरियर्स की बात की गई है एंड वहीं दूसरी तरफ उनके डिस्क्रिप्शन दी गई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। तो 4 टाइप्स होते हैं बैरियर के, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज एंड कल्चरल। ओके, सो फिजिकल बैरियर क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर होते हैं इनऑडिबल वॉइस की वजह से। ठीक है, इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है, डायरेक्ट ये मेन पॉइंट्स इसके बताए गए हैं। अब देखो, एक पर्सन अगर इंडिया में है एंड दूसरा पर्सन किसी दूसरी कंट्री में है, तो वहां पे क्या हो सकता है कि उन लोगों की एक दूसरे की आवाज नहीं आ पाएगी, फोन कॉल भी कई बार कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये होता है फिजिकल बैरियर। देन वी हैव साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसमें कि प्री डिस्पोज नोटेशंस होती हैं। लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, इसमें डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स होती है, यानी कि अगर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं शायद जो कि हिंदी में नहीं पेपर 1 की तैयारी करते, उनको हिंदी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो ये कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बैरियर है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कल्चरल बैरियर, जिसमें कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं, तो जिनका कल्चर ही डिफरेंट है तो वो वैसे ही एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते, एक दूसरे से बातचीत इजीली नहीं कर सकते। Next question is, what communication for educational purpose takes place? The sequence of elements is, so जब भी किसी एजुकेशनल पर्पस के लिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें एक सीक्वेंस होता है कि कैसे हम एक पर्सन दूसरे पर्सन तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले वहां पे आप लोगों के पास क्या आता है, सोर्स आता है, देन आता है एनकोडर, देन मैसेज, डिकोडर एंड फीडबैक। ठीक है, तो सोर्स का क्या मतलब हो गया कि कैसे आप बात करेंगे। अब देखिए, मैं हूं, ठीक है, मेरे पास सोर्स नहीं है, मेरे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा तरीका नहीं है, कुछ ऐसा स्रोत नहीं है जिसकी मदद से मैं अपने स्टूडेंट्स तक अपना नॉलेज शेयर कर सकूं। तो अगर मेरे पास सोर्स है, अगर मेरे पास इंटरनेट को एक एग्जांपल लेते हैं सोर्स का, इंटरनेट है, तो मैं क्या करूंगी, अपने मैसेज को शेयर करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। ठीक है, फिर एनकोडर है, यानी कि मैं भी रेडी हूँ, इंटरनेट भी मेरे पास है। उसके बाद मैं मैसेज को तैयार करूंगी, मैसेज तैयार करके मैंने किस तक पहुंचा दिया, स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया, तो आप लोग हो गए डिकोडर्स। एंड आप लोग जैसे कमेंट्स करके हमें बताते हो कि यस ये वीडियो हमें पसंद आई या नहीं आई, या आपकी कोई रिक्वेस्ट होती है किसी टॉपिक को लेकर के, तो वो सब चीजें क्या आ जाती हैं, वो सब चीजें आ जाती हैं फीडबैक के अंदर। तो इस तरह से आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। हमेशा याद रखिए कि फीडबैक हमेशा एंड में ही आता है, बीच में या स्टार्टिंग में कभी भी फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर हु एनकरेजेस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन विल इंश्योर। सो एक ऐसा टीचर जो कि स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स की भागीदारी को वो प्रोत्साहित करते हैं कम्युनिकेशन में, तो उससे क्या सुनिश्चित वो करेंगे, ऑपोजिट व्यूज, सेल्फ सिस्टम, क्लास परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या फिर बाइनरी डिस्ट्रैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा ना टॉपिक वही रहता है, थोड़ा क्वेश्चन को पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें, सेल्फ सिस्टम यानी कि स्व प्रणाली क्या है। अब देखो, एक टीचर ने किसी स्टूडेंट को कुछ सिखाया होगा, ठीक है, टीचर ने अपने 100% एफर्ट्स, 100% नॉलेज स्टूडेंट को दे दिया, स्टूडेंट ने उसमें से 90% नॉलेज को कैप्चर कर लिया, एंड देन उन्होंने क्या किया, किसी किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एंड अपना 70% रिजल्ट वहां पे वो लाए। तो इसमें क्या किया, टीचर ने ही स्टूडेंट को एनकरेज किया, उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया। तो सबसे पहले उनका सेल्फ सिस्टम वहां पे आता है। ठीक है, एक स्टूडेंट के सेल्फ सिस्टम को, टीचर के सेल्फ सिस्टम को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। देन वी हैव क्लास परफॉर्मेंस, और उसके बाद आ जाता है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि इस तरह से एक स्टूडेंट की और एक टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन बैरियर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी हमने
प्रीवियस क्वेश्चन में ही ये सभी टाइप्स डिस्कस किए थे। अब इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देख के मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा या गलत होगा, जो भी है मैं आपको कमेंट करके जरूर बताऊंगी। So next question we have, when communication enhances the interaction of learners. सो कम्युनिकेशन जब लर्नर्स की यानी कि स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन को, उनकी भागीदारी को बढ़ा देता है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? वो साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक कम्युनिकेशन होता है। साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? उसमें किसी स्टूडेंट का माइंड यानी कि दिमाग और उनका बिहेवियर यानी कि उनका स्वभाव, ये दोनों चीजें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, साइंस एंड सिंबल्स हैव इंटरनल रिलेशनशिप्स टू प्रोड्यूस मीनिंग्स। सो सिंबल और साइन यानी कि जैसे हम लोग बात करते हैं, बात करते हुए हम लोग मुंह से तो बोल ही रहे हैं, तो वो क्या हो गए? वर्ड्स हो गए। लेकिन यहाँ पे साइन और सिंबल की बात की गई है, यानी कि हम लोग हाथों से इशारे करके या फिर कोई पिक्चर दिखा करके किसी दूसरे पर्सन को कोई बात बताते हैं, तो वो क्या करते हैं? मीनिंग को प्रोड्यूस करते हैं। Next statement is, this is possible because of a network of signs through such relations. This is possible because of network of signs through such relations. ठीक है, सो ये जो साइंस और सिंबल के बीच में इंटरनल रिलेशनशिप्स होते हैं, इसकी वजह से ही उनके मीनिंग को प्रोड्यूस कर पाना, उनके अर्थ को निकाल पाना, उत्पन्न कर पाना जो है वो संभव होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, आप लोगों को अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने बताया है इंट्रापर्सनल होता है जो एक पर्सन अपने आप से ही बातें करते हैं। अब अपने आप से बातें करने का मतलब क्या होता है कि कई बार कोई रिहर्सल कर रहे हैं, वो शीशे के सामने कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर हम लोग मन में कुछ सोचते हैं, ये सब चीजें आती है इंट्रापर्सनल यानी कि अपने आप से कुछ बात करना। देन वी हैव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल में एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात करता है, यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग होते हैं। देन वी हैव ग्रुप कम्युनिकेशन। ओके, सो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं एंड सभी लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। सभी लोग उस वाली बातचीत में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सबको बोलने का अधिकार होता है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उस पे आप लोग बात करोगे। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन में एक पर्सन बहुत बड़ी ऑडियंस को एक मैसेज एक साथ देता है। इसके एक एग्जांपल है टीवी न्यूज चैनल। जैसे न्यूज में क्या होता है, लाखों करोड़ों लोग एक जगह बैठ के एक टीवी से एक ही पर्सन से कुछ न्यूज़ सुन रहे हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो नेता होते हैं उनके भाषण होते हैं, ये सब चीजें आती हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर। मास का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हों, बहुत सारे लोग उस समय पे वहां पे उपलब्ध हों। ठीक है, सो अब देखो, विद इन वन सेल्फ मतलब इंट्रापर्सनल। सो फर्स्ट को अगर 4 से मैच करोगे सो करेक्ट आंसर है, इसी से आपको करेक्ट आंसर मिल जाता ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऑप्शंस तक हम गए ही नहीं, राइट। Next question is, in communication process when the sender and receiver interchange role, ये repeated question है, इसका correct answer है transactional model। अगला क्वेश्चन है, given below are two statements, personality conflicts in a classroom situation are a barrier to effective interaction। so personality conflicts क्या होती हैं? ये इसका मतलब है कि अब क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स है ए एंड बी, ठीक है, दोनों में पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। किस चीज को लेकर के? उनके स्टाइल को लेकर के, उनके एथिक्स यानी कि उनके नैतिकताओं को लेकर के, उनके वैल्यूज को लेकर के, उनके रूल्स को लेकर के। अब एक पर्सन अगर बोलता है कि ये पर्टिकुलर बॉक्स जो है खाली है, इस तरह से आप इसको मानकर चल सकते हो, ठीक है। अब जैसे पर्सन ए बोलता है कि ये वाला बॉक्स आधा खाली है, पर्सन बी बोलता है कि आधा भरा है, तो क्या है? ये पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल है यूजीसी नेट के कम्युनिकेशन के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बोलती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज invariably considered the best solution in classroom environment। so interpersonal communication यानी कि एक आदमी सिर्फ एक किसी अलग एक आदमी से बातचीत करता है, ये इनवेरिएबली जो है एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है क्लासरूम कम्युनिकेशन का।
तो ऐसा तो नहीं है अब क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं, 50 बच्चे अगर एक क्लासरूम में हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि एक पर्सन किसी एक से ही बात करेगा। 5-6 लोगों का ग्रुप होते हैं तो वो आपस में भी बात करते हैं। ठीक है? सो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन। सो एफिकेसी क्या होता है? एफिकेसी या फिर इसको वर्किंग एफिशिएंसी भी बोला जाता है। ये डिपेंड करती है उस पर्सन के 3 चीजों पर। ठीक है? सबसे पहला आता है उस पर्सन का कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आता है उनका कंटेंट और उसके बाद आता है रिसीवर, कि किसको हम लोग ये अपना जो इंफॉर्मेशन है वो दे रहे हैं, या सामने सुनने वाला जो बच्चा है या जो भी स्टूडेंट है या जो भी पर्सन है वो कैसा है। ठीक है? सो रिटन कम्युनिकेशन में जब एफिकेसी होती है सो वो डिपेंड करती है किन किन चीजों पे? एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, यानी कि हमने कुछ लिख दिया उसके बाद हम उसको काट के फिर से जब कुछ लिखते हैं। दूसरी चीज है ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, यानी कि कड़े शब्दों का प्रयोग। यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है? लिखने के बाद जो हम संपादन करते हैं, लिखा काट दिया उसके बाद साइड में फिर से लिखा, दैट दिस इज एडिटिंग आफ्टर राइटिंग। देन वी हैव ब्रेविटी इन सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों में संक्षिप्तता, कि कोई एक वर्ड अगर मैं लिख रही हूँ, कोई एक स्टेटमेंट अगर मैं लिख रही हूँ, तो वो कितना ज्यादा संक्षिप्त है, कितना ज्यादा वो उस मीनिंग को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, कड़े शब्दों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स contributing to school learnings are termed as social competencies। so social competencies बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके? तो यहाँ पे अगर हम लोग सामाजिक क्षमताओं की बात करें किसी भी स्कूली शिक्षा के अंडर, ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है मोटिवेशन, देन वी हैव सोशल स्किल्स, देन वी हैव फैमिली सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ लिसनर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैच द फॉलोइंग है। पुअर लिसनर्स जो ढंग से बात नहीं सुनते, अग्रेसिव लिसनर्स जो कि एकदम से गुस्सा हो जाते हैं या एकदम से आक्रामक हो जाते हैं, थर्ड इज पैसिव लिसनर्स जो कि निष्क्रिय होते हैं, एंड चौथा है स्यूडो इंटेलेक्चुअल लिसनर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसमें याद रखने का कुछ भी नहीं है। ठीक है? डायरेक्टली देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये पता होता कि केयर अदर्स जो होते हैं, यानी कि दूसरों को जो डराने में रहते हैं, जिससे कि दूसरों को, कई लोगों का नेचर ऐसा होता है ना कि वो सबको डराते रहते हैं, सो वो अग्रेसिव लिसनर, इसको अगर आप लोग मैच कर लेते तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन में आप लोग बहुत इजीली करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते। नेक्स्ट इज द डोमेन ऑफ मीडिया अपील एड्रेसेस द इश्यूज रिलेटेड टू, डायरेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटेड टू इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक साथ एक समय पे बात कर रहे हैं, लाइव इंटरचेंज कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, उसको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोला जा सकता है। सो वो वीडियो चैट में भी होता है, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम में भी होता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी होता है। अब देखो विकीपीडियाज विकीज अगर हम बात करें तो इसमें ये फैसिलिटी नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, तो उसमें भी नहीं होती। अगर सिंपल यहाँ पे देखो वीडियो चैट लिखा है, अगर सिर्फ चैट लिखा होता तो उसमें भी वो भी सिंक्रोनस की कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि देखो मान लीजिए मैंने आप लोगों को अभी मैसेज किया, आप मुझे 10 मिनट के बाद रिप्लाई करते हो, फिर मैं आपको अगले 20 मिनट के बाद रिप्लाई करती हूँ, तो वो एक साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। लेकिन वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम आमने सामने होते हैं, एकदम से मैंने कुछ बोला, एकदम से आप लोगों ने रिप्लाई कर दिया। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ स्टूडेंट अ गुड लिसनर इन द क्लासरूम। एक स्टूडेंट को, अब आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोग एक अच्छे श्रोता कब बनोगे? आपको एक अच्छा श्रोता मैं कब बोलूंगी? एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट अटेंशन, यानी कि ध्यान हटाने की क्षमता, कंसंट्रेशन अगर आपकी होती है, डिजायर टू अंडरस्टैंड, अगर आप लोग सच में सीखना चाहते हो तो आप लोग एक अच्छे लिसनर होंगे। इमोशनल आउटबर्स्ट, ह्यूमैनिटी टू नो एंड इग्नोरिंग द अदर साइड। सो ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, सी एंड ई।
आप लोगों की एकाग्रता इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से सुन रहे हो तो आपको ज़रूर इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। डिज़ायर टू अंडरस्टैंड, अगर सच में आप समझने की इच्छा रखते हो, इंटरेस्ट के साथ यूजीसी नेट की कोचिंग ले रहे हो तो डेफिनिटली आप समझोगे। एंड इग्नोरिंग द अदर साइड, यानी कि आपके पीछे कोई गाने चल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, आप लोग उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए क्या कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लासरूम में जो चल रहा है उस पे ध्यान दे रहे हो। सो आप एक अच्छे श्रोता हो। आप में से कौन-कौन स्टूडेंट है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप लोगों को और किस टॉपिक पर इस तरह से पीवाईक्यू चाहिए, आप मुझे कमेंट कीजिए। या आप चाहते हो यूजीसी नेट पेपर 1 या पेपर 2 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनिटली आपकी हेल्प करूँगी। सो नेक्स्ट वी हैव पुअर लिसनर। ये देखो स्टूडेंट्स, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। Next question is communication activities of learners fall into domains consisting of. So communication activities है अगर learners की, दो students अगर आपस में बात कर रहे हैं तो वो किस किस डोमेन को ध्यान में रखेंगे? परसेप्शन, ग्रुपिज्म, इंटरपर्सनल स्किल्स, रिग्रेसिव बिहेवियर या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो करेक्ट आंसर है ए, सी एंड ई ओनली। ठीक है, यानी कि किसी स्टूडेंट की धारणा, अंतर व्यक्तिगत कौशल एंड पारंपरिक संबंध, पारस्परिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, given below are two statements, assertion and reason. New media has the opportunity to extend the learning environment unheard or before of before. ठीक है, यानी कि जो नया मीडिया है, जैसे अभी आप लोग क्लासेस, पहले ऑफलाइन कोचिंग होती थी, आपको रोज घर से जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि आप लोग घर बैठे बैठे कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस देख रहे हो, तो ये न्यू मीडिया है। ठीक है, इसने क्या किया, आपकी लर्निंग को एक्सपेंड कर दिया। रीजन ये है कि लर्नर्स कैन डिजाइन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस, तो वो अपने हिसाब से अपनी सीखने की प्रक्रिया को डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि वो अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल खुद से सेट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट बिलो। सो थैंक यू सो मच फॉर watching this video, and I wish you all the very best.